क्वेश्चन है a pure inductor of 25 millihenry small and capital H is connected to a source of 220 volt is connected to a source of a pure inductor of 25 millihenry is connected to a source of 220 volt full stop. Find the inductive reactance find the inductive reactance and RMS current in the circuit find the inductive reactance and RMS current in the circuit if the frequency of the source is 50 Hz. If the frequency of the source is 50 Hz, ठीक है। अब देखिएगा कि जैसे इन्होंने बोला है अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे वो बोल रहे हैं कि आपको एक इंडक्टर दे रखा है और उस इंडक्टर का बस वही जो इंडक्टर है वो इंडक्टर सीधा का सीधा जो है बैटरी से कनेक्टेड है। इसका मतलब प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात हो रही है, ठीक है। तो जो ये इंडक्टेंस इसका दे रखा है, इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, अब वो दे रखा है मिली में। मिली का मतलब क्या होता है 10 की पावर -3, तो ये हो गया 25 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी, ये हो गया। इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट और 220 वोल्ट को आप जो है EMF बोलने बल्कि मतलब या तो उसको EMF बोलिएगा, वोल्टेज तो इसमें डालेंगे EMF, और जो भी हमको EMF की वैल्यू दे रखी हो किसी भी न्यूमेरिकल में आप ध्यान रखिएगा, जो भी हमको EMF की वैल्यू दे रखी होगी वो जनरली RMS वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस अगर कर रहा हूँ, गुड इवनिंग, मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ AC के, तो AC में आप ये देखिएगा कि हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो सकती EMF की, ठीक है। DC में तो फिक्स्ड वैल्यू होती थी, लेकिन AC में फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी, तो उसको उसकी ना एक एवरेज वैल्यू ली जाती थी। वो जो एवरेज वैल्यू है उसको RMS वैल्यू बोलते हैं। इस RMS का एक बार जो है ना, 1 मिनट वेट करिए, वैसे तो हमने ये देखा था कि ERMS क्या हो जाता है E0/√2, ये करके देखा था। वैसे ही IRMS क्या होता है I0/√2, लेकिन RMS का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, हमें न्यूमेरिकल में कहीं पर भी अगर AC का जो न्यूमेरिकल आएगा, और AC का न्यूमेरिकल कैसे आएगा, ये फ्रीक्वेंसी दिखते ही आप समझ जाओगे कि AC का न्यूमेरिकल है। इंडक्टर की वैल्यू दिखते ही आप समझ जाओगे कि हाँ भाई AC का न्यूमेरिकल है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है AC में और कहीं फ्रीक्वेंसी होती नहीं है। दूसरी चीज़ कि जब भी कभी कोई भी हमारे पास AC का न्यूमेरिकल आएगा, वो मैं पहले आइडेंटिफाई कर लूँगा कि ये AC का न्यूमेरिकल है। वो आइडेंटिफाई करने के बाद में जो भी हमें वोल्टेज दे रखा होगा वो हमारे पास समझ लीजिएगा कि RMS वैल्यू दे रखी होगी EMF की, ERMS। क्यों दे रखा होगा, क्योंकि एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती कभी भी करंट की या वोल्टेज की एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, बार बार चेंज होता है, और वो डिपेंड करता है T पर। हमने ये देखा था ना कि E इज इक्वल टू क्या होता है E0 sin ओमेगा t। तो क्वेश्चन में या तो वो E0 देंगे तो वो बताएंगे पीक वैल्यू ऑफ EMF, ठीक है। E0 मतलब पीक वैल्यू ऑफ EMF या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, वो बताएंगे। अच्छा, अगर नहीं दिया तो जो वैल्यू दे रखी है वो RMS वैल्यू दे रखी है। RMS का जो शुद्ध शब्दों में जो मतलब है वो क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। तो
तो जो रूट मीन स्क्वायर लिखा जाता है ना, बीच का ऑफ गायब है बस, शायद पहले बताया होगा, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और जब ऑफ लिखा रहता है, जब ऑफ लिखा रहता है तो ऑफ लिखने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम ये कहेंगे बुक ऑफ फिजिक्स, बुक ऑफ फिजिक्स बोलेंगे क्या, फिजिक्स की बुक। जब हिंदी में बोलेंगे तो उल्टा बोलेंगे, इंग्लिश में लिखा जाएगा सीधा सीधा, फिर बुक ऑफ फिजिक्स। ये तब की बात बता रहा हूँ जब ऑफ लिखा जाता है, या फिर अगर सीधा सीधा हिंदी की तरह ही लिखना है तो फिर फिजिक्स बुक लिखेंगे आप उसको, फिजिक्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी साइन, ठीक। अच्छा कैसे लिखेंगे, अच्छा एक चीज़, चलो ठीक है, एक थोड़ा सा आपका ना जनरल नॉलेज बढ़ा देता हूँ। ये जो है फिजिक्स बुक, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे, हाँ, या ऐसे, पहले वाला ठीक था। चलिए ये सबको मालूम है, जनरली बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें, इसलिए मैंने सोचा कि बता देता हूँ कि अगर लास्ट वाला शब्द कभी भी एस होता है ना, तो बस उसके बाद अपॉस्ट्रोफी साइन लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, चलो जनरल नॉलेज की, इन तीनों में से कौन सा ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, बस थर्ड वाला ठीक है। ना 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 ना, ऊपर नीचे किसी भी लगाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ये जो लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ये टोटली गलत लिखा हुआ है। रोमन के साथ टीएच आता ही नहीं है, नंबर के साथ आता है टीएच, रोमन न्यूमरल के साथ में कभी भी टीएच नहीं आता। तो ये वैसे ही मैंने सोचा कि बता दूँ, बहुत काम की चीज़ है, कई जगह ये चीज़ बेइज्जती करा देती है, ठीक है। तो चलिए ये मैं बता रहा हूँ वैसे। अब आप आ जाइए कि रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर के मीन का रूट, स्क्वायर के मीन का रूट। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये आपको एग्जैक्ट एवरेज वैल्यू देता है। कैसे, आपको जितनी भी वैल्यू दे रखी होगी, मान लीजिए आपने ऐसे ही एक साइनोसॉइडल वेव होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो आपने ऐसे ही कहा कि मैं इसकी कोई 4 या 5 वैल्यू ले लेता हूँ, तो आपने 4 या 5 वैल्यू ले ली, ठीक है। आप ये कहेंगे यार ये इतना लंबी चौड़ी कहानी क्यों कर रहे हो, मैं तो एवरेज निकालूंगा, ये आरएमएस वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ। अब उसकी भी एक पीछे भी एक कहानी है, वो देखो जरा। जैसे ये होता है एक साइनोसॉइडल वेव, ये ऐसे गया ऐसे, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो एक वैल्यू आपने यहाँ पर ले ली 2, एक वैल्यू आपने ये वाली वैल्यू भी 2 ले ली, और ये वाली वैल्यू आ गई -2, और ये वाली वैल्यू आ गई -2। ले लोगे इसका एवरेज, एवरेज ले लोगे, क्या आएगा बता दो, ऐसी 0 आएगा, क्योंकि आप क्या करोगे, ये चारों वैल्यू ऐड करोगे, ऐड करके डिवाइड बाई 4, क्योंकि मैंने 4 वैल्यू लिए, चारों को ऐड करा, डिवाइड बाई 4 कर दिया, इसलिए तो एवरेज नहीं लिया जाता, नहीं तो बार बार हमारे पास 0 ही वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। ओवर अ कंप्लीट साइकिल तो एवरेज वैल्यू 0 होती है, तो हमें मालूम नहीं है। आरएमएस वैल्यू इस वजह से ली जाती है कि रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब पहले स्क्वायर निकालेंगे, भाई 2 का स्क्वायर भी 4, 2 का स्क्वायर भी 4, -2 का स्क्वायर भी 4, और -2 का स्क्वायर भी 4, ठीक है। तो ये क्या करा आपने, इनका सबका स्क्वायर्स का मीन ले लिया, मीन मतलब एवरेज, स्क्वायर्स का मीन डिवाइड बाई 4, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कहेंगे कि भाई जब सबका आपने स्क्वायर करा था तो फाइनली स्क्वायर रूट भी तो करो, ठीक है। तो स्क्वायर रूट भी करेंगे, स्क्वायर रूट भी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये होता है, स्क्वायर लोगे, सारे स्क्वायर वैल्यू लोगे, सबको ऐड करोगे, डिवाइड बाई कितने स्क्वायर्स आपने लिए हैं वो, और उसके बाद उसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर का मीन करा, फिर उसका आपने रूट लिया, दिस इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। तो मैं वापस क्वेश्चन पर आ जाता हूँ कि मुझे एसी के क्वेश्चन में सबसे पहले जो भी मेरे को ईएमएफ दे रखा होगा वो आरएमएस वैल्यू ही दे रखी होगी ईएमएफ की। तो इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने 220 वोल्ट दे रखा है, तो 220 वोल्ट का मतलब क्या है कि ये मेरे को ईआरएमएस दे रखा है, पहली चीज़। उसके बाद जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है, इन्होंने मिली हेनरी में दे रखा है, तो वो आपने कन्वर्ट करके आपने 10⁻³ उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद वो बोल रहे हैं फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। बताओ भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सएल बोलो, ओमेगा एल, एक्सएल होता है ओमेगा एल। ओमेगा बताओ भाई क्या होता है, 2πf। अगर टाइम पीरियड दे रखा होता तो 2π अपॉन कैपिटल टी लेता, लेकिन फ्रीक्वेंसी दे रखी है,
ठीक है, तो यहाँ पर f कितना है 50 हर्ट्ज। तो ये मेरे पास आ गया 2 पाई एल, वैल्यू डालिए 2 इंटू 3.14। वो हम थोड़ा स्मार्टली देख लेंगे कि अगर कुछ वैल्यू ऐसी दे रखी है जो 7 से कट जाएगी तो 22/7 ले लेंगे, नहीं तो 3.14 लेंगे। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10⁻³ क्या है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या होती है इसकी यूनिट ओम्स। बिल्कुल सही। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, जो इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो होगी 2 इंटू 3.14 6.28 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ओम। हाँ सर वो रिपीट कर सकते हैं? ओमेगा की वैल्यू क्या ली? 2 पाई, ओनली 2 पाई। क्या पूछ रहे थे बताओ। आपने ओमेगा की वैल्यू सिर्फ 2 पाई ली। हाँ एफ आई वही है। अब ठीक है, चलिए जी, तो ये हो गया 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 25 इंटू 10⁻³ ये 52 ज़ा 100, इसमें 50 ने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया। 52 ज़ा 100, 100 को 3.4 से 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 314 आ जाएगा इंटू 25 इंटू 10⁻³ करो जी मल्टीप्लाई। 25 4 ज़ा 100, 10 कैरी आ गया, 25 1 ज़ा 25 और 10 35, 3 कैरी आ गया, 25 3 ज़ा 75 और 3 78 7850 इंटू 10⁻³ ओम्स ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, क्या करा जा सकता है कि अगर सिर्फ इसी की वैल्यू बतानी है तो मैं इसको मिली ओम्स बोल दूंगा 7850 मिली ओम्स, ये कहा जा सकता है। उसके बाद वो बोल रहे थे फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस करंट। आरएमएस करंट क्या हो जाएगा, IRMS इज इक्वल टू, करंट क्या होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या है यहाँ पर ERMS, रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर XL, ERMS अपॉन XL बस। IRMS is equal to ERMS अपॉन XL। ERMS कितना दे रखा है 220 अपॉन XL कितना आया 7850 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ठीक है, उसको मिली ओम्स में मत रखना, स्टैंडर्ड यूनिट में रखा जाता है। ये हो गया 0 से 0 आपने काट दिया, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दीजिए 785 से डिवाइड करिए 22 को, तो 22 तो इसके टेबल में आएगा नहीं तो 0, फिर पॉइंट लगाकर आपने 0 लगा दिया, 220 भी इसके टेबल में नहीं आएगा तो एक और 0, फिर एक और 0 लगा दिया तो 2200 हो गया। ठीक है, अच्छा 785 लगभग 800 के नज़दीक है, तो अगर इसको 3 करूँगा तो वो 2400 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, 1 कैरी आ गया, 2 7 ज़ा 14 और 1 15 17। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया, 10 - 7 3 हो गया, और इधर 11 - 5 6 हो गया 630। ठीक है, इसके बाद एक और 0 लगा लो, अभी 630 की उसके टेबल में आ नहीं रहा है, 6300 हो गया। तो 8 के टेबल में देखो 8 8 ज़ा 64 है ना, तो 785 शायद 8 ज़ा बात बन जाए, एक बार करके देखें। 8 5 ज़ा हो गया आपका 40, 4 कैरी आ गया, 8 8 ज़ा 64 और 4 64 और 4 कितना हो गया 68, 6 कैरी, 8 7 ज़ा 56 और 6 2 8 पहली बात। ठीक है, तो यहाँ पर 20 हो गया। अब बस इतना ही करके छोड़ दीजिए 0.028, ये हो गया 0.028 इंटू ये जो 10⁻³ है, ये ऊपर आकर क्या हो जाएगा 10⁻³ तो
पॉइंट गया, नीचे क्या आ गया 1000, 1000 से ही कट गया 28 एम्पियर आ गया आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, और चाहो तो इसको एक डेसिमल प्लेस तक और कर लेना। आंसर इन्होंने दिया है, इन्होंने 4 डेसिमल प्लेस तक करा उसको, तो 28.03 एम्पियर है। वो 0.03 एम्पियर का फर्क है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है अपने आप से, सही है। तो 0.2 हो जाएगा, नहीं वो गलत हो जाएगा ना, उसमें फिर आपका 20 एम्पियर आ जाएगा, तो ये तो फिर भी थोड़ा बहुत नज़दीक आ रहा है। ठीक है, तो कर देना है। चलिए जी, बताइए भाई ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक क्वेश्चन और नोट करो। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था ये तो एनसीईआरटी का था। ठीक, एक दूसरा देखिएगा, ये सीबीएसई में आया है, दिल्ली बोर्ड में। अ कॉइल हैज़ एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी coil has an inductance of 1 Henry, full stop। अब फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं एट व्हाट फ्रीक्वेंसी will it have a reactance of 3142 ohm? Will it have a reactance of 3142 ohm? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसी वैल्यू थोड़ी अच्छी लगती है 3142, समझ गए क्यों? पाई की एक्चुअल में वैल्यू 3.1428 होती है ना, तो शायद कुछ कटने के लिए इन्होंने ये वैल्यू दी है। विल हैव अ रिएक्टेंस ऑफ 3142 ओम। अच्छा, फिर सेकंड पार्ट पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। ये वाला अच्छा चैप्टर 2 जिसमें कैपेसिटी पोटेंशियल भी छोड़ दिया था पूरा। नहीं सर, बस उसके एक क्वेश्चन के लिए थी प्रॉपर्टीज। व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर व्हिच हैज द कैपेसिटी of a capacitor which has the same reactance as that frequency, which has the same reactance as that frequency। देखिएगा इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, कॉइल हैज एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल इट हैव अ रिएक्टेंस ऑफ 3142 ओम। तो सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि एक आपको इंडक्टर दे रखा है बस 1 हेनरी का, और उसमें वो बोल रहे हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी पर उसका रिएक्टेंस इतना होगा 3142 ओम होगा। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है पहले, तो फिर उतनी ही फ्रीक्वेंसी पर वो बोल रहे हैं कि व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर यानी कि वो आपकी फैराड में आएगी, है ना, वो सी की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। तो कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विच हैज़ द सेम रिएक्टेंस एज दैट फ्रीक्वेंसी, जिसका रिएक्टेंस उतना ही आएगा जितना इसका है। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल इट हैव अ रिएक्टेंस ऑफ इतना ओम। तो अगर इतना ही ओम, अगर ये तो इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा है, अब वो बोल रहे हैं कि आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस को भी 3142 ओम मान लें, ठीक है, और सेम फ्रीक्वेंसी पर माने जो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाली है फ्रीक्वेंसी। तो तब आप कैपेसिटर की वैल्यू निकालिए, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर यानी कि सी की वैल्यू निकालिए। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे दो चीज़ें दे रखी हैं, 1 हेनरी यानी कि एल की वैल्यू दी है, और 3142 ओम ये क्या दे रखा है, रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस क्या दे रखा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL दे रखा है। देखिएगा a coil has an inductance of 1 Henry
L is equal to 1 inch. At what frequency will it have a reactance of 3142 ohm? तो एक्सेल दे रखा है 3142 ओम और अब वो बोल रहे हैं at what frequency, F बताइए कितना होगा, ठीक है। तो फिर वही कहेंगे कि एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ एल। वैल्यूज़ बड़ी अच्छी अच्छी दे रखी है, एल की वैल्यू 1 दे रखी है, तो 1 हमें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, है ना। तो देखिए भाई एक्सेल ये दिया 3142, वैल्यू डालो 3142 इज इक्वल टू 2 इंटू, इस बार पाई की वैल्यू में 3.142 ही लूँगा, ठीक है। 3.14 ना लेकर 3.142 लेंगे, कट जाएगा आराम से। और फ्रीक्वेंसी मुझे कैलकुलेट करनी है और एल कितना दे रखा है 1 हेनरी, तो 1 सिर्फ 1। इसके बाद आपने यहाँ से पॉइंट हटा दिया, ये नीचे जो है 3 0 आ गए। अब ये 3142 से 3142 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा 10, ये 500 आ गया। तो 1 इंटू एफ इंटू 1 एफ अपॉन 500 और इधर 1 है ही, 1 इज इक्वल टू एफ अपॉन 500। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई बोलो 500 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आ गई 500 हर्ट्ज, ठीक है, बिल्कुल सही है आंसर। उसके बाद में देखिएगा अब वो पूछ रहे थे आपसे कि आपको कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर बताना है, यानी कि उसका कैपेसिटेंस बताना है, ठीक, सी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए जी सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, तो फर्स्ट था, तो फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहे हैं कि जो सेम रिएक्टेंस दे दे आपको, तो सेम रिएक्टेंस मतलब वो बोल रहे हैं कि एक्सी हो, तो वो जो एक्सी हो या एक्सएल हो दोनों सेम ही है, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी इतना ही है सेम, 3142 ओम ये दे रखा है। एज दैट फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी जो आपने ऊपर वाले पार्ट में निकाली हो 500 हर्ट्ज वही लेनी है। अब चलिएगा एक्सी की वैल्यू बताओ जी क्या होती है, 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। 1 अपॉन ओमेगा सी होती है एक्सी की वैल्यू। एक्सी कितना है 3142, 1 अपॉन ओमेगा, फिर अगेन 2 इंटू 3.142 इंटू एफ कितना दे रखा है 500, ठीक, और इंटू सी, समझ गए, 2 पाई एफ लिखा है ये, ठीक। चलिए जी अब थोड़ी सी दिक्कत होगी, हाँ हाँ, ये पॉइंट गया यहाँ पर 1 2 3 0 आ गए, 500 2 ज़ा 1000 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 3142 सी बचा डिनोमिनेटर, यहाँ उसका स्क्वायर हो गया, तो 1 अपॉन 3142 इंटू सी, 1 अपॉन 3142 इंटू सी इज इक्वल टू 3142, ठीक है। सिर्फ स्क्वायर ही करना होता तो बात समझ में आती, वैसे भी ऊपर भी करना है उसके बाद, ये है नंबर, ठीक। करो जी चलो डायरेक्ट आंसर ऐसे नहीं लिख सकते पाई की पावर -2। अरे नहीं ऐसे मत करना, वो पाई की वैल्यू तो ले लेना ना वहाँ पर, जब उसमें पहले वाले में नहीं है तो उसमें भी लेंगे। अब एक काम करो, सी को इधर ले आओ, 3142 को इधर ले आओ, तो 1 अपॉन 3142 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ठीक है। आप 3142 इंटू 3142 करिए, 987216 कितना 987216 कैलकुलेटर से किया, कैलकुलेटर से कर दो सीधा, है ना, करते रहना आप बाद में। सी की वैल्यू कितनी बता रहे हो 1 अपॉन 9872 164, तो ये भी बता दो फिर, या इसको मैं डिवाइड करना बताऊँ, बता दो, कई बार ऐसे डिवीजन वाले में भी गलती हो जाती है, करवा दूँ। अब इसमें ना एक काम करना, जो ये डिवाइड करना है इसमें आप एक काम करिएगा कि कितनी डिजिट्स दे रखी हैं 1 2 3 4 5 6, और जनरली आप ये देखिएगा कि जो कैपेसिटर की वैल्यू आती है ना, वो कैपेसिटर की वैल्यू जनरली आपको क्वेश्चंस में माइक्रो फेराड या फिर पिको फेराड की टर्म्स में दे रखी होती, मिली भी नहीं होती, मतलब कैपेसिटर की वैल्यू इतनी कम होती है कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो मैं काम करूँगा
कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये दे रखा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको ना ऐसे कर देते हैं, जब हम बड़े नंबर को छोटा करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 बड़े नंबर को छोटा करेंगे तो 10 की पावर 6 यहाँ पर लगा देंगे। मतलब मैंने नहीं समझा अभी भी? अच्छा, मैंने ना इसको 1 2 3 4 5 6 मैंने इससे डिवाइड कर दिया, ऐसे ही कर दिया डिवाइड करूँगा तो फिर मल्टीप्लाई भी तो करूँगा, मतलब 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो उससे होगा क्या, 6 जीरो है ना, 6 जीरो को काट दो और 1 2 3 4 5 6 एक पॉइंट यहाँ लगा दो, ये तो समझ गए होंगे है ना। चलिए अब ये जो 10 की पावर 6 है ना, इस 10 की पावर 6 को ऊपर ले आएंगे और ये जो c है इसको 9.87 बोलते हैं, 1/9.87 और 10 की पावर 6 जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6। तो मुझे कुल मिलाकर बस अब इतना करना है, ठीक। तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के चक्कर में मत पड़ जाना, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट डेटा भी चलता है। तो 9.87 से मैं 1 को डिवाइड कर दूँगा और ये आसानी से हो जाएगा, करके देखो। या तो एक काम करो, 987 से सीधा 100 को डिवाइड करो। अब जो 100 है वो तो आने वाला नहीं है 987 के टेबल में, ठीक है। तो आपने पॉइंट लगाकर एक जीरो लगाया तो यहाँ पर भी 0 पॉइंट, तो 1000 हो गया। तो 1000 का मतलब 1 है ना। तो 987 1000 माइनस 987 कितना हो गया, 13 हो गया। चलो जी, ज़ीरो लगा दिया, फिर वही गड़बड़, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक और ज़ीरो आ गया यहाँ पर और एक और ज़ीरो लगाओ, 1300। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर फिर से एक 1 लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, फिर वही 987, फिर से 987 हो गया। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 7 is 3, 10 - 7 is 3 और यहाँ पर 9 - 8 is 1। छोड़ दो ना बस इतनी, 0.101 इंटू 10 की पावर -6 कैपिटल F इज फॉर फैराड। तो ये आपका हो गया 0.101 माइक्रो फैराड, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो आंसर दे रखा है देखता हूँ जरा, इन्होंने दे रखा है 0.11 माइक्रो फैराड, 0.11। तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। आप ये देखिए कि ये 101 है, 0.101 है और वो दे रहे हैं 0.11, 0.11 का मतलब 0.110, ठीक है। तो 101 वो भी पॉइंट के बाद वाला और 110, तो ऐसा मतलब चलता है, इतना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इतना बहुत अप्रॉक्सीमेट डेटा चलता है। हालांकि एग्जाम में कभी कभी आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस जो, बस उनको मेथड देखना होगा, वो मेथड देखेंगे कि हाँ सही है तो फिर थोड़ा बहुत इतना, कोई 0.1 लिख रहा है, कोई 0.11 लिख रहा है, वो चलेगा, ठीक। तो ये आपका 0.101 माइक्रो फैराड ये आ गया इसका, ठीक है जी। एक क्वेश्चन सीधा ये छोड़िए जी, इसमें कुछ नहीं है। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, AC सर्किट कंटेनिंग L and R इन सीरीज, या RL सीरीज, RL सर्किट बोल दो या LR सर्किट बोल दो। वन मार्कर की आप वो ले लीजिए, या तो टुगेदर ले लो, ठीक है, और या फिर ले लो ये आपकी चैप्टर वाइज फिजिक्स की। तो हाँ, तो चैप्टर वाइज में शुरुआत में दे रखे हैं ना 1 नंबर वाले क्वेश्चंस, सभी चैप्टर वाइज दे रखे हैं, बस उतना कर लो, 10 साल के हो जाएंगे, पूरा उसी में से पेपर बनता है। खराब हुआ है 57 out of 70, 13 marks। अच्छा, तो हाँ तो mostly MCQ में। हाँ, ये इस बार बढ़ा दिया है, जो नया फॉर्मेट आया है ना इसमें बढ़ा दिया है इन्होंने, 1 नंबर वाले क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। मेरे टाइम से सारे MCQs गलत। उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, वो कहने के लिए 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप कर लो, जो आपका ये वाला है ना चैप्टर वाइज कर लो या टुगेदर कर लो, दोनों में मिल जाएंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन, वो भी ठीक है। मतलब कुल मिलाकर क्या है ना कि बुक वो उठाना जो सिंपल क्वेश्चंस ना दें,
हमको वो वाली बुक चाहिए जिसमें पिछले साल के क्वेश्चन हो। सैम्पल क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि वो अपनी तरफ से ऑथर जो है ना उसके अंदर का ऑथर जाग जाता है और वो खुद क्वेश्चंस बना कर डालने लगता है उसके अंदर, वो नहीं चाहिए हमको पिछले साल के क्वेश्चन चाहिए। तो इस वजह से मेरे को ये टुगेदर अच्छी लगती है, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ डालते हैं क्वेश्चंस लेकिन रिजेंबलिंग होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग से ही बनाकर कुछ डाल दिए। तो उसमें क्या है कि एक तो वैसे ही सिलेबस इतना ज़्यादा और बच्चा पता नहीं इधर उधर सब कुछ करे ले रहा है, तो दिमाग भटक जाता है इधर उधर। तो ज़्यादा बढ़िया यही है कि फोकस्ड रहिए। तो टुगेदर ठीक है और ये ठीक है। हाँ जी, मैं बाद में कर पाऊँगा, बाद में कर पाऊँगा, बाद में नहीं, तभी तो बाद में कह रहा हूँ। चलिए जी, तो नोट करें, एसी सर्किट कंटेनिंग एल एंड आर इन सीरीज। AC circuit containing L and R in series। बस एक मिनट वेट किया। AC circuit containing L and R in series। इसमें लिखिएगा consider resistor R and inductance L। Consider a resistor R and consider a resistance R and inductance L connected in series to a source connected in series to a source of alternating EMF E given by source of alternating EMF given by E is equal to E naught sin omega t। E is equal to E naught sin omega t। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 बोलो और फिर आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे। अब क्या है मेरे पास L और R दोनों सीरीज में दे रखे हैं, तो पहले R बना लो इधर रेजिस्टेंस R और इंडक्टेंस L।
पर आपका ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स हो गया। ये बैटरी होगी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से करंट निकला I। अब हम ये जानते हैं कि सीरीज़ में अगर कोई भी 2, 3, 10 कितने भी कंपोनेंट्स अगर सीरीज़ में लगे हुए हैं तो सीरीज़ में करंट सेम रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी करंट सेम रहेगा, इसमें भी करंट जाएगा I। अच्छा, इसमें करंट I जाएगा और आप यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर दिखा दें। अच्छा, और सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होती है तो ऐसे करके दिखा दें VR को मैंने इसी डायरेक्शन में क्यों दिखाया है, क्योंकि हम रेसिस्टिव सर्किट में देख चुके हैं कि वोल्टेज एंड करंट दे आर इन फेज विद ईच अदर, दोनों के दोनों सेम फेज में होते हैं, तो इसलिए हमने दोनों को सेम डायरेक्शन में दिखा दिया। अच्छा, लेकिन हमने प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या देखा था कि करंट जो है, करंट के बारे में ये था कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई 2, ठीक है। तो लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई 2, तो भाई करंट मैंने ऐसे दिखाई है तो करंट तो इसी डायरेक्शन में ऐसे ही दिखानी होगी। करंट मैंने ऐसे दिखा दी राइट, लेकिन वोल्टेज यहाँ पर मैं ऐसे दिखाऊंगा VL, क्योंकि करंट जो है वो VL से 90 डिग्री पीछे छूट जाती है। लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई 2, समझ गए। चलिए जी, तो और ये दोनों अलग अलग, टेस्ट रहेंगे सर। हाँ अभी तो मैं डायग्राम में तो यहाँ पर मैंने ऐसे दिखाया, लेकिन फिर इसका कॉम्बिनेशन मेरे को देखना है। तो मैंने ये देखा था कि प्योरली रेसिस्टिव अगर सर्किट है तो उसमें करंट और वोल्टेज दे आर इन सेम फेज, और वोल्टेज दोनों की अलग अलग दिखाना मेरी मजबूरी क्यों है, क्योंकि सीरीज़ में करंट तो सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, बट जाती है। तो यहाँ पर वोल्टेज आ गई, इसके पास जाएगी वोल्टेज VR और इसके पास जाएगी वोल्टेज VL, ठीक है। तो वो बट गई, डिवाइड हो गई। अब जरा देखिएगा, यहाँ तक क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले बताएं। यस सर। ठीक है, चलिए जी। अब अच्छा जी, इसके बाद में आप एक पॉइंट लिखेंगे कि वोल्टेज VR वेक्टर इज इक्वल टू RI वेक्टर। RI वेक्टर VR क्या है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाने वाली वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकलता है? I इंटू VR करके सीधा सीधा, ठीक है। तो I इंटू R करके अक्रॉस द रेजिस्टेंस R विल बी इन फेज, ठीक है। अक्रॉस द रेजिस्टेंस R across the resistance capital R will be in phase with current I vector, will be in phase with current I vector। हाँ जी जी, मैं आपको 10-15 मिनट में करूँ फोन? ओके। Voltage VR vector is equal to RI vector across the resistance R will be in phase with current I vector। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेंगे। वोल्टेज VL vector is equal to XLI vector। XLI vector ये क्या हुआ कि भाई यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस को ही हम रेसिस्टेंस बोलेंगे, तो वो करंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। XLI वेक्टर अक्रॉस द इंडक्टेंस L अक्रॉस द इंडक्टेंस L across the inductance L
is ahead of current I vector in phase by पाई बाई 2 रेडियन। तो एक ही बात है, या तो हम ये कहते हैं कि करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे चल रहा है, लैग कर रहा है, लैग बिहाइंड, या फिर हम VL की अगर बात करें तो हम ये कहेंगे कि दिस वोल्टेज इज लीडिंग अहेड द करंट बाई पाई बाई 2 रेडियंस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें तो यहाँ मेंशन कर दी। उसके बाद हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम देखिएगा, फेजर डायग्राम में हम एक रूल तो अपना वही पुराना लेकर चलेंगे कि जो हमें EMF दिखाना है वो EMF हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखाएंगे। ठीक है, तो y एक्सिस ये हो गई और ये हो गई हमारी x एक्सिस। यहाँ पर आप EMF तो EMF तो ऐसे दिखा दीजिए, ये तो हो गया E वेक्टर। उसके बाद हम ये जानते हैं कि जो EMF है, अब EMF जो है, अब हमारा जो वोल्टेज है वो बढ़ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हमें ये मालूम है कि जो वोल्टेज जो बढ़ रहा है वो ये EMF में डिवाइड हो रहा है दो अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, अच्छा, और जो वोल्टेज होती है यहाँ पर या करंट है तो इनकी डायरेक्शन होती है। तो अब हमें ये मालूम है कि करंट तो सेम रहता है लेकिन EMF बढ़ रहा है। अब जो वो EMF बढ़ रहा है उसका एडिशन जो है वो टोटल इस EMF के बराबर होना चाहिए। तो क्योंकि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म बनता है, यानी कि उसका बार बार डायरेक्शन चेंज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसी वजह से हम यहाँ पर करंट को भी और वोल्टेज को भी वेक्टर्स की तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने कभी नोटिस भी नहीं करा होगा, ये नोटिस तो करा होगा, नोटिस करा होगा जो हमने वॉल्यूम 1 करी है, वॉल्यूम 1 में आपने कहीं पर भी देखा वोल्टेज के ऊपर मैं वेक्टर का साइन लगा रहा हूँ या करंट के ऊपर वेक्टर का साइन। यहाँ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ करंट बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इस वजह से लगा रहे हैं। तो इसका मतलब जो नॉर्मली हमने KCL KVL वाले उसमें जो देखा था कि हम जब भी कभी कोई नेटवर्क स्टडी करते थे तो हम ये कहते थे कि वोल्टेज अगर डिवाइड हो रहा है तो ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज वो दोनों जो है एडिशन करते थे तो इसके बराबर आ जाते थे। तो अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि उन दोनों का वेक्टर सम इसके इक्वल हो जाएगा। और वेक्टर सम जो है वो करने के लिए उन दोनों को बनाना तो पड़ेगा, ड्रॉ तो करना पड़ेगा। तो जब उनको ड्रॉ करेंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि VR तो ऐसे है और आप देख रहे हैं VL ऐसे है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि VR और VL के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। भाई VR ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टल और VL परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। अब आप क्या करिए कि पहले तो बना लो यहाँ पर I और VR। तो हमने क्या करा, हमने ऐसे बना लिया और एक काम ना पहले से कर देना, यहाँ पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देना, मतलब ऐसे सोच लेना कि परपेंडिकुलर इससे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं बोलूँगा VR वेक्टर है, VR वेक्टर, और थोड़ा सा पीछे रखिएगा I को थोड़ा सा पीछे रखिए आपने। क्यों? क्योंकि वोल्टेज से कम ही होता है, करंट की वैल्यू वोल्टेज के कंपैरिजन में कम होती है। मैंने VR यहाँ पर बना लिया, समझ गए? VR हमने यहाँ बना लिया। अब जो VL है वो कहाँ बनाएंगे? VL, क्योंकि VR अगर ऐसे है तो VL उससे 90 डिग्री आगे है, VL यहाँ बना देंगे। और कितना लंबा लूँगा वो उससे वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें इन दोनों का एडिशन E के बराबर दिखाना है। तो VR और VL के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ये मेरा क्या हो गया? VL वेक्टर। ठीक है, और आपको कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता जैसे पैरेललोग्राम लॉ लग रहा हो यहाँ पर, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो एक पैरेललोग्राम बन गया। तो VR और VL इन दोनों का एडिशन किसके बराबर हो गया? ये जो बीच में रिजल्टेंट है E वेक्टर के बराबर। ठीक है, और जो हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमें क्या यहाँ पर शो करना है। हमको ये शो करना है कि भाई हमने सबसे पहले तो EMF दिखा दिया। EMF को मैं हर केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए।
तो हमने EMF यहाँ पर शो कर दिया। अब उसके बाद मैं ये जानता हूँ कि जब सीरीज़ में सर्किट कनेक्टेड है, जब कंपोनेंट सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो वोल्टेज सीरीज़ में डिवाइड हो जाता है, और वो वोल्टेज जो डिवाइड होता है वो डिवाइड इसी में से तो होता है। डिवाइड होना मतलब बट जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज, इन दोनों का एडिशन टोटल EMF के बराबर होना चाहिए। तो अब क्योंकि जो यहाँ पर मैं EMF की बात कर रहा हूँ वो डायरेक्शनल EMF है, मतलब वो वेक्टर है, तो वेक्टर का सीधा सीधा एडिशन नहीं कर सकते, वेक्टर का वेक्टोरिकली ही सम करना पड़ेगा। तो वेक्टोरिकली सम करेंगे तो एक वेक्टर आपने इधर दिखा दिया VR, ठीक है, और एक आपने ऐसे दिखा दिया। ये मेरी मजबूरी थी कि मुझे VR और VL के बीच में 90 डिग्री एंगल ही दिखाना था, तो वो हमने दिखा दिया। और अब आप ये देखेंगे कि ये एक वेक्टर VR है, ये एक वेक्टर VL है, तो दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है वो हमारा E है, दोनों का एडिशन है एक तरह से। तो वो I वेक्टर क्या? आई वेक्टर जो है ये करंट है, ये करंट है। अब सवाल ये उठता है कि मैं करंट यहाँ पर क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि करंट जो है वो VL से 90 डिग्री पीछे छूट जाएगा और VR के सेम फेज में होगा, तो इसलिए करंट को यहीं दिखाना है बस, समझ गए भाई। VR रेजिस्टेंस के केस में करंट और VR दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो करंट मैंने यहाँ दिखा दिया। लेकिन इंडक्टेंस के केस में करंट जो है एक लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, तो इसलिए करंट को नहीं छेड़ेंगे, करंट इसी डायरेक्शन में रहेगा, और हमारा जो इंडक्टिव वोल्टेज है, ठीक है, इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जो है करंट से 90 डिग्री आगे है। बताइए, समझ गए? यस सर। ठीक है, थॉट क्लियर है? क्लियर। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा कि इन्होंने ना एक चीज़ आगे ये समझाई है कि जो अब हमारा फाइनली जो अब I0 हमारा बनकर आएगा वो कैसे बनेगा, वो देखिएगा। हमने ये कहा कि ये जो E है ना, ये जो एंगल बना रहा था, कितना बना रहा था, कहाँ, ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा टी मैंने ऐसे दिखा दिया। अब ये जो I है ये कितना एंगल बनाएगा वो भी बताते हैं। ये तो हो गया हमारे पास ओमेगा टी, और ये टोटल एंगल है ओमेगा टी, याद रखना। मैंने दिखाया तो उसको ऊपर है, मैं इसीलिए कंफ्यूज हो रहा था कैसे इसको दिखाऊं, तो ये तो ऐसे दिखाया। अब दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि भाई आई को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो हम ये कहेंगे कि हाँ आई को यहाँ पर ले रहे हैं, तो करंट में और EMF में ओरिजिनली कुछ तो फेज डिफरेंस होगा, कुछ तो एंगल होगा, तो हम ये कहेंगे कि वो कितना बन गया, फाई, उसको मैंने फाई मान लिया। तो ये जो करंट है ये एक्स एक्सिस के साथ फिर कितना एंगल बना रहा है, जो EMF है उसने एक्स एक्सिस के साथ बना दिया ओमेगा टी। करंट के और EMF के बीच में मैंने मान लिया कि एक फेज डिफरेंस है, इनिशियली एक फेज डिफरेंस है फाई है, और रहेगा। आप कहेंगे कि इससे पहले वाले सर्किट डायग्राम्स में हमने फेज डिफरेंस की बात ही नहीं करी थी, अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब जो है ना, अब हमारे पास कॉम्बिनेशन आ रहा है सर्किट्स का, ठीक है। तो अब हमारे पास सेम एक ही कंपोनेंट नहीं है, नहीं तो मैं कहूँगा कि अच्छा यही तो EMF है और इसी में से तो करंट निकल रहा है ना, तो सेम फेज में होने चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि अब वो फेज जो है वो डिपेंड कर रहा है इस पर और इस पर, तो इस वजह से हमने कहा कि थोड़ा बहुत एंगल का डिफरेंस होगा। तो फाई है ये वाला, ये जो बचा ये कितना हो गया, ओमेगा टी माइनस फाई। फाई कोई भी एंगल होगा, ये ओमेगा टी भी एंगल है, बार बार मैं बताता हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। ओमेगा टी भी एंगल ही है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। चलिए जी, तो इतना मेंशन करने के बाद में फिर इसका रिएक्टेंस कैसे निकाला जाता है। अब एक चीज़ सुनिएगा, अगर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है तो उसके रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो उसके रेसिस्टेंस को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो उसके रेसिस्टेंस को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन अगर ऐसे कॉम्बिनेशन आएंगे ना तो उनके रेसिस्टेंस को आप बोलेंगे इम्पीडेंस। एक कॉमन टर्म आ जाती है उसके लिए, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस की यूनिट भी ओम ही है, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे वो देखिए। आप यहाँ पर लिखें by parallelogram law of vector addition by parallelogram law of vector addition
by parallelogram law of vector addition, VR vector plus VL vector VR vector plus VL vector is equal to E vector। ठीक है, ये तो हम समझ गए, वेक्टर वेक्टोरिकल इनका सम हो रहा है। उसके बाद हम ये कहेंगे E नॉट का स्क्वायर, E नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू E नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू V नॉट R का स्क्वायर। V नॉट ऐसा लिखो जैसे V नॉट की पावर में R लिखा हो, ऐसे लिख दो V नॉट और ऐसे R, V नॉट R का स्क्वायर। V नोट आ गया सर। बताओ ये क्या है कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक ना रेक्टेंगल बन गया। वैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बनना तो पैरेललोग्राम चाहिए था, लेकिन ये रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल क्यों बना? क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, VR और VL के बीच में। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भाई यहाँ पर हमने ये क्या लिया है, तो V नॉट R का मतलब क्या है कि रेसिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पीक वैल्यू ऑफ करंट के लिए ही तो हम I नॉट V नॉट यूज़ करते हैं। तो V नॉट R का मतलब V नॉट है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस। ठीक है, और ऐसे ही V नॉट L का मतलब क्या, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस। ठीक है, और इसको मैंने इसमें सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने। आप ये देखिएगा कि जब ये VR है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, VR, तो उसके मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को मैंने बोल दिया V नॉट R। ठीक है, और वेक्टर को मैं पैरेलली कितना भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो VL ये है तो भाई ये भी VL ही होगा, ये भी VL ही होगा, और VL का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है उसको हमने V नॉट L बोल दिया। ठीक है, तो 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो E का मैक्सिमम वैल्यू E नॉट, तो E नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू लाइक दिस, ये हो गया। उसके बाद वैल्यू डाल दीजिए, E नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू V नॉट R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V नॉट R की वैल्यू नोट करें भाई, I नॉट R, और V नॉट L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I नॉट XL, I नॉट XL का स्क्वायर, I नॉट का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक है, I नॉट इज इक्वल टू सीधा लिख दूं E अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। E नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये I नॉट की वैल्यू हो गई। क्लियर डी, E नॉट इज इक्वल टू, अच्छा अगर मान लीजिए RMS वैल्यू का अगर निकालना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। I नॉट में आपको क्या करना होगा, √2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, √2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो वो RMS वैल्यू के बीच में रिलेशन आ जाएगा। वो मुझे दिखाना नहीं है हालांकि। करंट इज इक्वल टू, अगर EMF अपॉन समथिंग आ रहा है तो ये जो समथिंग है ये क्या है, ये रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो लिखिएगा क्लियरली अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इज द effective resistance of RL series circuit which is called impedance and is denoted by Z, which is called impedance IMPE और उसके बाद डंस। ठीक है, डंस इंडिया डंस इज कॉल्ड impedance of the circuit। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा Z से, तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी यूनिट भी ओम सी होगी। ठीक है, इतना कर लीजिए, बाकी आपका इसमें एक और CR सर्किट और LCR सर्किट ये करेंगे। इसके बाद रेजोनेंस कंडीशन, जल्दी हो जाएगा। चलिए वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। यार ये गलत है,
रे होना चाहिए था, सब जगह तो रे हो रहा है। डी